Good afternoon, student. Today we start explanation chapter 4 विदाई संभाषण। इसके लेखक श्री बाल मुकुंद गुप्त हैं। उनका जीवन परिचय है। बाल मुकुंद जी का जन्म 1865 में हरियाणा के रोहतक जिले के गुड़ियारी गांव में हुआ। इनके पिता का नाम लाला पुनरमल था। इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है विदाई संभाषण, जिसको हम आपके आरोह हिंदी भाग में सम्मिलित किया गया है। आज हम इसको समझेंगे। पाठ का सारांश है। वायसराय करजन, जो 1899-1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय बने रहे, इनके शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा होता है। यह अध्याय शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है। करजन के शासनकाल में विकास के कार्य बहुत हुए। शिव शंभू के चिट्ठे, यह कहानी जो है बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है, उसी कहानी का एक अंश है विदाई संभाषण, जिसमें करजन के शासनकाल में विकास और उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना तथा इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। करजन ने हर स्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अतः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। यह उस समय की स्थिति का वर्णन किया गया है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। लेखक ने भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड करजन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की। साथ ही यह बताने की कोशिश की है कि शासन के आततायी रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड करजन जैसा वायसराय। यह निबंध उस समय लिखा गया है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोदप्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ यह एक साहसिक गद्य का नमूना है। व्यंग्यात्मक निबंध पाठ का सार इस प्रकार है। लेखक बाल मुकुंद जी लिखते हैं कि करजन को संबोधित करते हुए, आखिरकार आपके शासन का अंत हो ही गया, अन्यथा आप तो यहाँ के स्थायी वायसराय बनने की इच्छा रखते थे। इतनी जल्दी देश को छोड़ने की बात आपको देशवासियों को पता नहीं थी। इससे इस वक्त अच्छा पता चलता है। आपके दूसरी बार आने पर भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। वे आपके जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु आपके जाने से लोग दुखी हैं। विछड़न का समय पवित्र, निर्मल व कोमल होता है। यह करुणा पैदा करने वाला होता है। भारत में तो पशु पक्षी भी ऐसे समय उदास हो जाते हैं। शिव शंभू की 2 गाथाएं थी। बलशाली गाय कमजोर को टक्कर मारती थी। एक दिन बलशाली गाय को पुरोहित को दान दे दिया गया, परंतु उसके जाने के बाद कमजोर गाय प्रसन्न नहीं रही। उसने चारा भी नहीं खाया। यह पशु ऐसे हैं तो मानव की दशा का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। लेखक कहते हैं कि भारत देश ऐसा है जहाँ पर अगर पशु पक्षी भी साथ में रहने लगते हैं तो उससे भी लगाव हो जाता है। फिर तो आप मनुष्य हो। इस देश में पहले भी अनेक शासक आए और चले गए, परंतु यह परंपरा है कि शासन काल दुखों से भरा था। करजन ने सारा राजकाज सुखांत समझकर किया था, उसका अंत दुख में हुआ। वास्तव में लीलामय की लीला का किसी को पता नहीं चलता। दूसरी बार आने पर आपने ऐसा कार्य करने की सोची थी जिससे आगे के शासकों को परेशानी न हो, परंतु सब कुछ उलट गया। आप स्वयं बेचैन रहे और देश में अशांति फैला दी। आने वाले शासकों को परेशान रहना पड़ा। आपने स्वयं भी कष्ट सहे और जनता को भी कष्ट दिया। लेखक कहता है कि आपका स्थान पहले बहुत ऊंचा था, आज आपकी दशा बहुत खराब है। दिल्ली दरबार में ईश्वर और एडवर्ड के बाद आपका सर्वोच्च स्थान था। उसकी कुर्सी सोने की थी। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे ऊंचा था, परंतु जंगी लाट के मुकाबले में आपको नीचा देखना पड़ा। आप धीर व गंभीर थे, परंतु काउंसिल
गैर कानूनी कानून पास करके और कन्वेक्शन में अनुचित भाषण देकर अपनी वीरता का दिवाला निकाल लिया। आपके इस्तीफे की धमकी को स्वीकार कर लिया गया। आपके इशारों पर राजा महाराजा अफसर नाचते थे, परंतु इस इशारे में देश की शिक्षा और स्वाधीनता समाप्त हो गई। आपने देश में बंगाल विभाजन किया, परंतु आप अपनी मर्जी से एक फौजी को इच्छित पद पर नहीं बैठा सके, अतः आपको इस्तीफा देना पड़ा। लेखक कहते हैं कि आपका मनमाना शासन लोगों को याद रहेगा। आपका मनमाना शासन लोगों को याद रहेगा। आपने हमेशा अपने ही मन की। आप ऊंचे चढ़कर गिरे हैं। आपने उच्च स्थान प्राप्त किया था, लेकिन आपके कार्यों के कारण आप नीचे गिर गए। परंतु गिर कर पड़े रहना अधिक दुखी करता है। ऐसे समय में व्यक्ति स्वयं से घृणा करने लगता है। आपने कभी प्रजा के हित का नहीं सोचा, इसलिए आप बड़े पद पर होते हुए भी नीचे गिर पड़े, क्योंकि आपने कभी भी प्रजा के हित पर कोई कार्य नहीं किया। आपने आंख बंद कर हुक्म चलाए और किसी की नहीं सुनी। यह शासन का तरीका नहीं है। आपने हर काम अपनी जिद से पूरे किए। कैंसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुनते थे। आपने कभी प्रजा को अपने समीप ही नहीं आने दिया। नादिर शाह ने भी आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर कत्लेआम रोक दिया था, परंतु आपने 8 करोड़ जनता की प्रार्थना पर भंग रद्द करने का फैसला नहीं लिया। अब आपका जाना निश्चित था, परंतु आप भंग करके अपनी जिद पूरा कराना चाहते हैं। ऐसे में प्रजा कहाँ जाकर अपना दुख जताए। यहाँ की जनता ने आपकी जिद का फल देख लिया। जिद ने जनता को दुखी किया, आपको भी, जिसके कारण आपको भी पद छोड़ना पड़ा। साथ ही आपको भी इसी के कारण अपना पद त्यागना पड़ा। भारत की जनता दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत एक दिन होता ही है। उन्हें भगवान पर विश्वास है। वे दुख सहकर भी पराधीनता का कष्ट झेल रहे हैं। आप ऐसी जनता की श्रद्धा भक्ति नहीं जीत सके। करजन अनपढ़ प्रजा का नाम एकाध बार लेते थे। यह जनता पर सुल्तान नाम के राजकुमार की गीत गाती है। यह राजकुमार संकट में नरवरगढ़ नामक स्थान पर कई साल रहा। उसने चौकीदारी से लेकर ऊंचे पद तक काम किया। जाते समय उसने नगर का अभिवादन किया। यहाँ की जनता भूमि का एहसान नहीं चुका सकता। अगर उससे सेवा में कोई भूल न हुई तो उसे प्रसन्न होकर जाने की इजाज़त दे। जनता आज भी उसे याद करती है। आप इस देश के पढ़े लिखे को देख नहीं सकते। लेखक करजन को कहता है कि राजकुमार की तरह आपका विदाई संभाषण भी ऐसा हो सकता है जिसमें आप अपने स्वार्थी स्वभाव का झूठा उल्लेख करें और भारत की भोली जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कह सके कि आशीर्वाद देता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त कर। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आपकी इस बात पर देश आपके पिछले कार्यों को भूल सकता है, परंतु आप में इतनी उदारता कहाँ कि आप भारत हमारे देश के लिए इस सुविचार को ग्रहण करें। स्टूडेंट, का लेसन कंप्लीट हो गया है। वॉच दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।